चलो अब बात करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल की, जैव रासायनिक चक्रण। ठीक, बायो का मतलब होता है लिविंग, राइट, और जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि बायोटिक से आया और जियो आया है ए बायोटिक से, राइट। तो बायोटिक और ए बायोटिक के बीच में जो केमिकल का सर्कुलेशन हो रहा है, जो केमिकल का ट्रांसफर हो रहा है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल में, है ना। तो क्या है ये, जो केमिकल का ट्रांसफर हो रहा है, जो केमिकल का सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन बायोटिक एंड ए बायोटिक। ठीक है, चलो खूबसूरत वीडियो था, है ना। इसमें क्या था कि कुछ हमें कुछ नेचर से मिल रहा है और हमारी जिम्मेदारी है कि कुछ हम नेचर में कंट्रीब्यूट करें, है ना। तो यही म्यूचुअल रिलेशनशिप, यही जो ट्रांसफर है केमिकल का, उसके बारे में ही हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। हम बायोजियोकेमिकल साइकिल में जानते हैं कि ये म्यूचुअल इंटरेक्शन, ये म्यूचुअल रिलेशन कैसे मेंटेन किया जा सकता है। ठीक, और कैसे बायोटिक और ए बायोटिक साथ मिलकर इस प्लैनेट पे चलते हैं और अर्थ को अर्थ बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपना ये बायोजियोकेमिकल साइकिल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ, जो कि है हमारा वाटर, जल, है ना। हम सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, जैसे जब जो एनिमल्स हैं वो वाटर को कैसे रिलीज करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में या पर्सपिरेशन के प्रोसेस में या यूरिनेशन के प्रोसेस में वाटर जो है वो रिलीज होता है एज वाटर वेपर। ठीक, जो प्लांट्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज करती हैं वाटर। ठीक है, और बाकी जो लैंड या बाकी जो हमारे रिवर हैं वहाँ से क्या होता है, जब वाटर हीट अप होता है तो वो भी वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है, और जब वो वाटर वेपर ऊपर जाता है तो क्या होता है, कंडेंस होता है, ठंडा होता है, और फिर वो बारिश की बूंद बन के नीचे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है, नदियों में गिरता है। ठीक, और फिर वही नदियाँ जो हैं वो समुद्र में जाकर मिलती हैं। ठीक, और फिर ये साइकिल शुरू हो जाता है कि फिर हीटअप होगा और फिर वही समुद्र से पानी उठता हुआ वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक, ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। ये एक साइकिल में, एक सर्कुलर मोशन में चलता है, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं आकर खत्म, फिर वही जो उसकी एंड पॉइंट है वही उसकी फिर बिगिनिंग पॉइंट हो जाती है। ठीक, तो देखो अब क्या है कि जो वाटर है वो रॉक के ऊपर से भी जाता है, तो रॉक के ऊपर जो जितने भी मिनरल्स हैं वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अब जब पानी समुद्र या नदी में जाकर मिलेगा तो वो मिनरल्स भी रहते हैं वहाँ पे। ठीक, फिर वो जो नदी है वो समुद्र में जाके मिलती है तो मिनरल्स भी साथ साथ चलते हैं। तो जो समुद्र में एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वो उस मिनरल्स का यूज करते हैं। ठीक, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी चीजों के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलो
ये देखो ये साइकिल एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है, या फिर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस साइकिल के थ्रू, आप इस फिगर के थ्रू डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं वाटर साइकिल को बहुत इजीली। देखिए एनिमल जो है वो कैसे कर रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर को रिलीज कर रहा है एज वाटर वेपर। ठीक, ये प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू कर रहा है। ठीक, उसी तरह जो हमारी सतही जल है वो भी जब हीटअप हो जाती है तो क्या करती है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है और बादल बनाता है। फिर यही बादल जब कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो बारिश की बूंदें बनकर नीचे जमीन पर गिरते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है इसी तरह। तो ये सबसे इजी टॉपिक भी है अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो। सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स हो सकता है नाइट्रोजन साइकिल, है ना। अभी तक आपने ये पढ़ा भी नहीं होगा शायद नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग रूप में या अलग अलग फॉर्म्स में ना इस एनवायरनमेंट में या इस धरती पर पाया जाता है। एल्कलॉइड या यूरिया के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को यूज करता है। ठीक, उसके लिए एक आवश्यक न्यूट्रिएंट है, ये आवश्यक पोषक है। ये क्यों आवश्यक कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि जो हमारा डीएनए है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए और प्रोटीन होता है उसमें नाइट्रोजन एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल बेसिस है ना वो नाइट्रोजन पर टिका है। ठीक, उसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हम सबके लिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, इवन चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो। ठीक है, अब जो ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, या डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, उन्हें पहले सॉइल में फिक्स करना पड़ता है। ठीक, मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा जो N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, उससे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उससे पहले हमें सॉइल में फिक्स करना होता है। और ये फिक्सेशन कौन करता है, ये फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियाज ही नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। या तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्र काम करते हैं, या फिर ये किसी डाइकोट्स के साथ, मतलब जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहकर काम करते हैं। ठीक, अगर हम आपको याद होगा डाइकोट प्लांट्स कौन कौन से होते हैं ना, जो चने का होगा, ठीक है, जिनके 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जिनके सीड्स के वो डाइकोट्स होते हैं। ठीक, तो ये मेनली जो हैं, ये जो बैक्टीरियाज हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे डाइकोट प्लांट्स में, वो मेनली क्या है, वो फलीदार पौधों में होते हैं। जैसे जो दाल के पौधे होते हैं ना उनमें होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, रूट नोड्यूल्स में। देखो ये होते हैं फलीदार पौधों के रूट, और इसमें आप जो ये गोल गोल सा देख रहे हो ना, ये होता है इनका रूट नोड्यूल, जिसमें ये बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक, और इनका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करना। ठीक, इसे कहते हैं, इन बैक्टीरियाज को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये तो फिक्स कर ही रहे हैं, ये तो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ 2 और प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है। एक पहला प्रोसेस है लाइटनिंग के थ्रू। जब ये बारिश के दिनों में जो बिजली चमकते हैं ना, लाइटनिंग होता है, उसमें भी नाइट्रोजन को फिक्स, वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। ठीक, और जो तीसरा तरीका है वो है इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे रिएक्शंस किए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है सॉइल के अंदर एज। और जब हम फिक्सेशन की बात कर रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी कंपोनेंट या ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होता है जिस मॉलिक्यूल को प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक, प्लांट्स उसे ग्रहण कर पाए। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो हैं नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। ठीक है,
वो है नाइट्रेट्स या नाइट्राइट, NO3 या NO2। ठीक, नाइट्रेट्स होगा NO3 एंड नाइट्राइट्स होगा NO2। ठीक है, तो NO2 और NO3 के ही फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, तो चलो अब हम इसके साइकिल को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होगा वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगा, सॉरी जो नाइट्रोजन होगा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होगा। अब ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे फिक्स करते हैं। कौन कौन फिक्स करता है? या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होंगे जो कि होते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। ठीक, वो इस N2 को कन्वर्ट करते हैं किसमें? NO2 में, जो कि है नाइट्राइट, और फिर NO3 में कन्वर्जन होता है जो कि है नाइट्रेट। ठीक है, NO3। ठीक, अब या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से फिक्स करेंगे, या फिर लाइटनिंग के थ्रू फिक्स होगा, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू फिक्स होगा। फिक्सेशन के बाद जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं वो ये नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे और अपना प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे। ठीक है, अब प्लांट्स को कौन खाता है? एनिमल्स। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन किस में ट्रांसफर हुआ? एनिमल्स में, तो एनिमल का प्रोटोप्लाज्म बनेगा। ठीक, फिर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो वेस्ट रिलीज करेंगे। ठीक, और वो जो वेस्ट रिलीज करते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं। ठीक, अमोनिया के फॉर्म में वो रिलीज करेंगे वेस्ट को, NH3। और जो प्लांट्स हैं वो भी नाइट्रोजन रिलीज करते हैं एज अमोनिया। ठीक, इस प्रोसेस को जो प्लांट रिलीज करेगा अमोनिया, इस प्रोसेस को हम कहेंगे अमोनिफिकेशन, या हिंदी में अमोनिया करंट कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ तो चलो अमोनिया रिलीज हो गया, सॉइल में अमोनिया है। कुछ दिनों बाद जो ये अमोनिया होता है वापस ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। ठीक है, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये जो नाइट्रेट है ये वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, जो कि एक बैक्टीरिया करता है, इसका नाम है सूडोमोनास। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है। जब N2 से, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनेगा, जब N2 से कौन बनेगा? सॉरी, N2 से जब NO3 बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस ये होता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक, और जब नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनेगा तो ये प्रोसेस क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो ये साइकिल देखो, जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से हमारा नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कैसे चल रही है साइकिल? कुछ ऐसे घूम के चल रही है ना। तो ये क्या है? ये नाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ तक प्रोसेस जो चल रहा है जहाँ पे नाइट्रेट बन रहा है, ये नाइट्रिफिकेशन है। फिर जब नाइट्रेट से हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बनता है तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन का हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप उसे अपने जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो एक्सप्लेन कर देना और ये साइकिल ज़रूर बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं और कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो जो पृथ्वी पे जो कार्बन है एलिमेंटल फॉर्म में हीरा या ग्रेफाइट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका एंडो और एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी और भीतरी कंकाल में कार्बोनेट से बना हुआ होता है, कार्बोनेट के सॉल्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, तो बहुत सारे रूप में कार्बन पाया जाता है ना।
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 और वाटर है ना, वाटर यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है प्लांट। ठीक, तो ऐसे यूज होता है यहाँ पर। अब देखो ये साइकिल कैसे चलती है। जो ये कार्बन साइकिल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में एज CO2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो CO2 है वो कौन यूज करता है? सबसे पहले प्लांट यूज करता है, ठीक, ग्लूकोज बनाने के लिए। प्लांट को कौन यूज मतलब प्लांट को कौन खाता है? तो ये प्लांट से एनिमल्स तक पहुंचता है, राइट। अब जब एनिमल है वो कैसे CO2 रिलीज करेगा? वो रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में वो CO2 एटमॉस्फेयर में एक्सेल आउट कर देता है, मतलब सांस जब बाहर निकालते हैं तो CO2 रिलीज होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में वापस CO2 चला जाता है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो CO2 है वाटर में भी डिसॉल्व रहता है एज कार्बोनेट। ठीक, और ये कार्बोनेट लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर बनाता है। ठीक है, अगर हम प्लांट को बरी कर दें, मतलब उसको गाड़ दें या दबा दें, तो बहुत सालों बाद जो वो प्लांट्स होते हैं वो कोयले का फॉर्म ले लेते हैं, वो कोल बन जाते हैं, वो कोयला बन जाते हैं। उसी तरह जो जीव जंतु हैं, अगर उन्हें हम बरी कर देते हैं तो उसका जो लिक्विड कंपोनेंट है वो पेट्रोलियम बनाता है। जीव जंतु मतलब जंतुओं का भी और प्लांट का भी जो लिक्विड कंपोनेंट है वो पेट्रोलियम बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये भी पता है कि जो वाटर में जो कार्बोनेट होते हैं उसको यूज करके कुछ जीव जो हैं वो शेल बनाते हैं अपना। ठीक, तो एज शेल भी कार्बन यूज होता है। अगर तुम कोयला या पेट्रोलियम को जलाते हो तो क्या होता है? वहां पे से भी CO2 रिलीज हो रहा होता है ना। देख, और जब हम किसी जंतु को या फिर प्लांट को डिकम्पोज करते हैं तब भी CO2 रिलीज हो रहा होता है। तो देखो कैसे CO2 प्लांट के थ्रू एनिमल्स में, फिर एनिमल से वापस एटमॉस्फेयर में, या फिर उनके बरीड बॉडी से कैसे कोयला और पेट्रोलियम बनता है, या फिर डिकम्पोज होकर भी वो CO2 कैसे रिलीज करता है, या दूसरे कार्बोनेट के फॉर्म में वो कैसे यूटिलाइज होता है। तो अल्टीमेटली जो कार्बन साइकिल है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इस तरह से ये एटमॉस्फेयर में बायोटिक और एबायोटिक के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, चलता जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, इसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। तो क्या है ग्रीन हाउस? कि जो हमारा जो CO2 है या फिर और भी जो गैसेस जैसे मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इनका कॉन्सेंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में हाई हो जाता है तो अर्थ के अंदर क्या होता है? अर्थ पे जब सनलाइट पड़ती है तो ठीक है, जब सनलाइट पड़ती है तो कुछ सनलाइट तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को क्या करता है? रेडिएट आउट करता है, मतलब बाहर स्पेस में वापस से बाउंस बैक कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में CO2 या फिर वाटर वेपर या फिर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो जो रेडिएट किया हुआ सनलाइट है ना, उससे ये सारे गैस ट्रैप कर लेंगे अंदर ही। ठीक है, उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, उसे वो ट्रैप कर लेंगे अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा? अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, यही है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, अब जैसे कि इस वाले स्लाइड में बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके आसपास एक ग्लास का चैम्बर हो, ठीक, अब ग्लास के चैम्बर पे कोई प्रकाश पड़ रहा है तो वो क्या करती है? वो हीट को अपने अंदर क्या करती है? कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ग्रीन हाउस भी कुछ ऐसा ही करता है, वो ट्रैप कर लेता है सनलाइट, वो बाहर जाने ही नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे केस पैदा हो जाते हैं। तो आपके लिए क्या है क्रियाकलाप कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन शायद हो आपके लिए,
बट मैं कुछ बता देती हूँ और कुछ आप पता लगाइएगा। ठीक, पहली चीज, जब ग्लोबल वार्मिंग का होता है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई, है ना, राइज हो रहा होता है लगातार। अब अर्थ का टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। उनके मेल्ट होने की वजह से जो सी लेवल है उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक, तो बाढ़ आने का खतरा होता है कहीं कहीं पर। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट का भी वेरिएशन हो रहा होता है। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, कहीं इतनी गर्मी हो रही है कि सूखे की प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। ठीक है, तो बाकी के परिणाम के बारे में आप पता लगाइए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के नामों का पता लगाइए। ठीक, कुछ तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वाटर वेपर है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक, कुछ का आप भी पता लगाएंगे। चलो फिर आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल की, जो सबसे इजी, मतलब वाटर साइकिल के बाद सबसे इजी साइकिल होगी यहाँ की। तो हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है ना। सेकेंड मोस्ट एब्यूडेंट गैस है ये एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब ये जो ऑक्सीजन है, हमारी जो बॉडी की जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीजन बेसिकली 3 प्रोसेस में यूज होता है। कौन सा? पहला तो रेस्पिरेशन। ठीक, इनहेल करते हैं आप फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस टाइम आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कंबशन, है ना, दहन करने के लिए। और तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के लिए भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन कैसे हम तक पहुंचता है? अब आपको जैसे मैंने बताया कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, जब वो CO2 और H2O को लेकर ग्लूकोज बनाता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। और वो ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करता है वो एनिमल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते, इनहेल करते हैं। ठीक, उसके थ्रू हम तक पहुंचता है। ये देखिए साइकिल कैसे पहुंच रहा है। ये जो ऑक्सीजन है, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक, और हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम तक पहुंच रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब CO2 H2O मिलकर फिर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस घूमता रहता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में घूमता रहता है। ठीक, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा होता है, सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में होता रहता है। अब ये जो अब हम ओजोन की बात करेंगे। ठीक है, अब ओजोन है क्या? जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो बेसिकली एटमॉस्फेयर में डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है ना, O2 के फॉर्म में होता है। एटमॉस्फेयर में जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे जो ऑक्सीजन है वो ट्राई एटॉमिक हो जाता है। ठीक है, कुछ O3 के फॉर्म में होता है, और उसी O3 को कहते हैं ओजोन। वैसे तो ये ओजोन बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बट यहाँ पर अर्थ के लिए वो एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा है। और वो प्रोटेक्टिव रोल क्या है, वो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ के अंदर घुसने नहीं देता। ठीक है, उसको वहीं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ तक वो हार्मफुल रेस को आने ही नहीं देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेयर है अर्थ के लिए। अगर ये लेयर नहीं होगी तो हार्मफुल रे अंदर आ जाएगी अर्थ के और बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज करेगी, जैसे स्किन कैंसर जैसी डिजीज़। आजकल वैसे भी थोड़ा कैंसर नॉर्मल हो गया है, और स्पेशली स्किन कैंसर। ठीक है, तो ओजोन का भी बहुत बड़ा रोल है ये प्रोटेक्ट करने में। ठीक, अब ये ओजोन जो हम बात कर रहे हैं, जैसा आपको मैंने पिछले स्लाइड्स में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे
एयर पॉल्यूशन के बारे में, तब मैंने आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताया था। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इतना हाई हो गया था कि वो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा था, उसमें छेद बना रहा था। ठीक, साइंटिस्ट ने ये जब देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर में छेद पाया जा रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज लीक होकर अर्थ तक पहुंच सकती है या पहुंच रही है। तभी ये डिसाइड हुआ कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और यूज़ नहीं होगा। ठीक, और एज कूलेंट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ हो रहा था, बहुत सारी कंपनीज ने उसे एज कूलेंट बनाना बंद कर दिया या यूज़ करना बंद कर दिया। ऑल्टरनेटिव कूलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये फिगर है जहाँ पे दिखा रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें कैसे छेद सा आ गया है। ठीक है, यहाँ देखो, है ना, छोटा सा होल नजर आ रहा है आपको। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये होल हो रहा था। तो आपके लिए अब क्रियाकलाप है, क्या है कि यह पता लगाएं कि और कौन से अणु हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाते हैं। ठीक, और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो ओजोन को लेयर को क्या कर हार्म कर रहे हैं। ठीक, अब आपने समाचार पत्रों में प्रायः ओजोन परत में होने वाले छिद्र की चर्चा की जाती है। ठीक है, अब आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर अभी क्या स्थिति है उस ओजोन लेयर की। तो यह पता लगाएं कि छिद्र में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। ठीक, और वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि यह किस प्रकार पृथ्वी के पर जीवन को प्रभावित करेगा। समझ गए? तो मतलब कि आपको ये पता लगाना है कि वो जो छेद है उसमें कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं, वो बढ़ा या घटा है कि नहीं, और अगर वो बढ़ा है या घटा है या फिर कुछ भी ऐसे चेंज आए हैं तो उसकी वजह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या अर्थ है उस पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये आपको पता लगाना है। जैसे मैंने बताया कि अगर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आएंगी तो ह्यूमंस या एनिमल्स में कैंसर जैसी बीमारी होना कॉमन हो जाएगा, क्रॉप्स का डैमेज कॉमन हो जाएगा। तो और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पृथ्वी को या फिर अर्थ को हार्म पहुंचा सकती हैं। चलो, अब तो क्वेश्चन आंसर का राउंड शुरू हो गया। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब वाटर के कौन कौन से स्टेट पाए जाते हैं। स्टेट्स तो आपको पता ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो वाटर सॉलिड के फॉर्म में कैसे होता है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में होता है ना, बर्फ के जो पहाड़ देखे जाते हैं, ग्लेशियर्स, तो ये सॉलिड है। लिक्विड के फॉर्म में कैसा होता है, ग्राउंड वाटर या रिवर कह लीजिए, है ना, रिवर या ग्राउंड वाटर कह लीजिए। और गैस के फॉर्म में कहें तो वाटर वेपर, है ना। ठीक, तो इन 3 स्टेट्स में हम देख पा रहे थे कि वाटर साइकिल में ये जल या वाटर थे। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। मैंने ऑलरेडी आपको 2 बार बता लिया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाती है तो वो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते अर्थ से, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। और ये क्या कॉज करता है, ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। लेकिन हम एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो ट्राई एटॉमिक फॉर्म में भी देखा जाता है, मतलब ओजोन के फॉर्म में देखा जाता है। ओजोन की एक लेयर होती है अर्थ के ऊपर, है ना, जो प्रोटेक्ट करके रखती है उसे, किससे, सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, है ना। एक चादर सी बनी हुई होती है जो
हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ के अंदर नहीं घुसने देती। तो कौन से वो दो स्टेट होंगे? पहला तो डायटोमिक फॉर्म O2 और तीसरा ट्राइएटोमिक जो कि है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जैविक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। तो वो दो चीजें हैं डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का फॉर्मेशन। अगर हम डीएनए या आरएनए की बात करें जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें ना डीएनए में तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं तीन चीजें? नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें शुगर होता है और होता है फॉस्फेट। ठीक, अब तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन तो है ही उसके अंदर, शुगर में होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डीएनए में कैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ रहा है। दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ठीक, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक, जो प्रोटीन है हमारा पूरा हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन से बना है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई होती है। और प्रोटीन किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी एलिमेंट्स से। तो हो गया ना हमारे दो डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन है कि मनुष्य की किन्हीं तीन गतिविधियों को पहचाने जिनसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है या बढ़ती है। तो बताइए कौन से होंगे वो। पहला तो कंबशन होगा, जो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, कोल या पेट्रोलियम, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? लेवल इंक्रीज होता जा रहा है एटमॉस्फेयर में। दूसरा, जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उसमें भी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? बर्न होकर रिलीज करते हैं CO2। और तीसरा डिफॉरेस्टेशन है ना, जितना आप पेड़ काटते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये तीन चीजें हो गई जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वायु में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मात्रा है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक, चलिए यहाँ पर आकर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्स के बारे में जाना है। ठीक, फिर हमने जाना है कि नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल के बारे में हमने जाना। हमने हर एक में, जैसे एयर में हमने पढ़ा कि विंड कैसे फॉर्म होता है, रेन कैसे फॉर्म होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हार्मफुल गैसेस कौन कौन से हैं और वो कैसे रोल प्ले करते हैं ये सारी चीज़ें कॉज करने में। ठीक है, फिर हमने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। फिर हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा है कि कैसे सॉइल फॉर्म होता है रॉक से। फिर हमने पढ़ा कि सॉइल की फॉर्मेशन में कौन से वो फिजिकल प्रोसेस है, कौन से वो केमिकल प्रोसेस